हाय बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिस्टर मेटेओस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन इन वन शॉट। तो वन शॉट में सर्कुलर मोशन को खत्म करेंगे, जहां पे जेई लेवल नीट लेवल की जितनी भी थ्योरी है मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में रख दूं। तो शुरू करते हैं बच्चों। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों? एक 2D मोशन होता है। 2D मोशन पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं कि एक्स एक्सिस में भी मोशन हो रहा हो और वाई एक्सिस में भी मोशन हो रहा हो, ऐसे मोशन को 2D मोशन बोलेंगे। बच्चों सर्कुलर मोशन होता क्या है? मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग अगर मोशन हो रहा है तो वो सर्कुलर मोशन है। जैसे कोई पार्टिकल है जो ऐसे मोशन कर रही है इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग, तो बच्चों वो पार्टिकल ए से बी तक ऐसे गया। मोशन कैसे किया? ए से बी तक किया, ठीक है। दिस इज सेंटर ओ, तो इसको मैंने यहां पे बना दिया ए से बी। दिस इज ए से बी एंड दिस इज सेंटर। तो बच्चों क्या बोल रही है? मोशन अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो क्या ये सर्कल है? सर्कल तो नहीं है। इससे हम सर्कल एक फॉर्म कर सकते हैं, इसी का पार्ट मैंने उठा के यहां पे रखा है। तो ये सर्कल तो है नहीं, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के अलोंग अगर मोशन हो रहा है, चाहे वो कंप्लीट सर्कल पूरा करे या नहीं करे, वो सर्कुलर मोशन है। तो ये जरूरी नहीं बच्चों कि सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जो एक कंप्लीट सर्कल हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर मोशन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के अलोंग हो रहा है, जैसे यहां से एक सर्कल फॉर्म कर सकते हैं, देखो फॉर्म कर सकते हैं, कर देता हूं फॉर्म। यही सर्कल है, ये ए से बी गया था, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के अलोंग अगर मोशन हो रहा है बच्चों, तो वैसे मोशन को सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्लियर हुई? अब समझते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन दो तरह के होते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सीएम लिख रहा हूं, एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन तो आप समझ चुके हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होते हैं बच्चों जहां पे स्पीड कांस्टेंट होता है। वर्ड पे ध्यान देना, स्पीड कांस्टेंट होता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा है बच्चों कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन वैसे मोशन होते हैं जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी क्या है बच्चों? एक वेक्टर है, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों कांस्टेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? जहां पे स्पीड की बात कर रही है, केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वो कांस्टेंट हो, तो वैसे मोशन को बोलेंगे बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जहां पे स्पीड कांस्टेंट हो। अब क्वेश्चन एक आता है यहां पे कि क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन है? फिर से क्वेश्चन सुनो, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन है? तो आंसर इज नो, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों? जहां पे डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। यहां पे डायरेक्शन की बात नहीं किया है, यहां पे केवल मैग्नीट्यूड की बात किया है, इसलिए दिस इज नॉट सेम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हुआ? अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों? जहां पे स्पीड कांस्टेंट नहीं हो। इसका क्या मतलब है? स्पीड वेरिएबल हो। जैसे कोई सर्कुलर मोशन है, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, दिस इज सेंटर ओ। पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। 4 पॉइंट हमने उठा लिया। अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसका स्पीड कांस्टेंट होगा। मतलब यहां पे जो स्पीड है बच्चों, यहां पे जो स्पीड है, जो यहां पे स्पीड है, जो यहां पे स्पीड है और जो यहां पे स्पीड है, सब सेम है। वैसे मोशन को बोलेंगे बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जहां स्पीड वैरी करना शुरू हो गया, जैसे यहां पे 5 मीटर पर सेकेंड है, यहां पे 10 मीटर, यहां पे 15, यहां पे 20, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो वैसे मोशन को बोलेंगे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर हो गया? जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म मोशन से कंफ्यूज नहीं होना। यूनिफॉर्म मोशन अलग चीज है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
अलग चीज है। उसमें स्पीड कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन में लिख कर आता है बच्चों कि एक मोशन हो रहा है जो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर क्वेश्चन में लिख के आता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसका मतलब ये मत समझना कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वहां समझना कि स्पीड कांस्टेंट है। क्या समझना है? स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर हुआ? चलो अब सर्कुलर मोशन बच्चों, सर्कुलर मोशन में दो तरह के मोशन होते हैं, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन समझा देता हूं इसको क्या है। सपोज कोई पार्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा है ऐसे, ये सेंटर O, ऑब्जर्वर को उठा के सेंटर पे रख दो, ऑब्जर्वर को सेंटर पे रख दो, तो ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि पार्टिकल पहले यहां पे पॉइंट A, फिर पॉइंट B, फिर पॉइंट C, फिर पॉइंट D, फिर A पे पहुंच गया। ठीक है, तो ऑब्जर्वर क्या नोटिस कर रहा है कि इसका एंगल चेंज हो रहा है, यहां से A से B पे पहुंचा, फिर B से C पे पहुंचा, फिर C से D पे पहुंचा, फिर A पे पहुंच गया। एंगल चेंज हो रहा है, मतलब एंगुलर चेंजेस आ रहे हैं इसमें। फिर दूसरी चेंजेस क्या है बच्चों कि A से B पे पहुंचा तो ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस A से B का डिस्टेंस, ये हुआ लिनियर। ठीक है, लाइन में नहीं है बट दिस इज लिनियर। A से B पे पहुंचा, तो इसमें दो तरह के मोशन हो रहे हैं, लीनियर मोशन हो रहा है और एंगुलर मोशन हो रहा है। तो इसमें दो तरह की बातें की जाएंगी, दो तरह के डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, दो तरह के वेलोसिटी की बात होगी, दो तरह के एक्सेलरेशन की बात होगी। एक एक्सेलरेशन जो होगा, एक वेलोसिटी जो होगा वो एंगल से रिलेटेड होगा जब ऑब्जर्वर सेंटर पे खड़ा होगा। दूसरी बातें क्या होगी, जब A से B पे गया, B से C पे गया, C से D पे गया, उसकी बातें होंगी। तो शुरू करते हैं बच्चों, उसको समझना। वेरिएबल्स देखते हैं बच्चों सर्कुलर मोशन में, वेरिएबल इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, सबसे पहले एंगल वाले वेरिएबल्स देखेंगे। पहला एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन इसको समझते हैं। कोई पार्टिकल किसी सर्कल में ऐसे घूम रहा है बच्चों, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सेंटर है इसका O। क्लियर है, इसका पोजीशन यहां पे है, सपोज एक टाइम पे यहां पे पोजीशन A पे है, तो इसकी पोजीशन को बताना है मुझे। अब इसको ध्यान दो, एंगुलर पोजीशन वर्ड पे ध्यान दो। तो यहां पे पोजीशन बताना है, कैसे बताना है? एंगुलर पोजीशन बताना है, मतलब एंगल वाली पोजीशन बताना है, वैसी पोजीशन जो एंगल के थ्रू बताएंगे। ठीक है, फील आ रहा है? समझाता हूं इसको। ए का जब पोजीशन बता रहे हैं बच्चों, तो सेंटर पे क्या करो कि ऑब्जर्वर को रख दो। जब भी एंगुलर कुछ भी आ रहा है, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, तो हमेशा ऑब्जर्वर को सेंटर पे रख दो। सेंटर पे रखने के बाद क्या होगा बच्चों कि ए का पोजीशन हमें बताना है, तो हमें एक रेफरेंस लाइन की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी बताता हूं, समझाता हूं। जैसे आप किसी मार्केट में जा रहे हो बच्चों, तो आपकी मम्मी आपको फोन की, बोली आपका लोकेशन क्या है, तो आपने बताया कि इस ढाबे के बगल में मैं खड़ा हूं। तो ये ढाबा क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट है। तो हमेशा पोजीशन बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। आप मम्मी को बताए कि मैं इस ढाबे के बगल में खड़ा हूं, तो उनको समझ में आ गया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपने पास की और उनको समझ में आ गया। तो हमेशा पोजीशन बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो ए को भी बताना है अपना पोजीशन, तो एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, रेफरेंस पॉइंट पी यहां पे। ठीक है, अब इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। अब बोल रहा है कि ए का पोजीशन, ए का एंगुलर पोजीशन बताओ। तो बच्चों मैंने पी ऐसे ले लिया, एक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, और ए ऊपर की तरफ है, तो मैं ऊपर की तरफ ऐसे देख रहा हूं, ऐसे ए को। तो ये जितना एंगल मैंने चेंज किया, जितना एंगल मैंने चेंज किया, क्या मैं बोल सकता हूं कि पी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन थीटा एंगल पे है? बोल सकता हूं, यस। तो यही हो गया बच्चों एंगुलर पोजीशन। किसी की पोजीशन बताना है तो एक रेफरेंस पॉइंट क्या होना जरूरी है, और ए का पोजीशन मैं कैसे बता सकता हूं कि पी के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेरा पोजीशन है ए का। ठीक है बच्चों, सेकंड वेरिएबल इसमें आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब जैसा डिस्प्लेसमेंट आपको पता है बच्चों कि जैसा डिस्प्लेसमेंट है वैसा ही है ये भी, बट ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एंगल वाली डिस्प्लेसमेंट है। सपोज पार्टिकल ए पे पहुंचा, फिर ए से बी तक गया,
बी पे, ये एंगल हुआ θ1, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ फ्रॉम ए टू बी। क्या बताना है आपको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है फ्रॉम ए टू बी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों यहां पे? θ1 माइनस θ, मतलब ए से बी के लिए जितना एंगल घुमाना पड़ा, सेंटर पे यहां ऑब्जर्वर को रख दो, क्योंकि मैंने बताया जहां भी एंगुलर रहे सेंटर पे ऑब्जर्वर को रख दो, तब समझ में आएगा। ए को देखा, फिर बी को देखा, तो जितना एंगल हमने चेंज किया, तो एंगल कितना चेंज किया? ये थीटा है, ये पूरा θ1 है, तो θ1 माइनस θ, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज θ1 माइनस θ। अभी मान लो कि इसको थीटा से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी, उसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब मैग्नीट्यूड तो मुझे पता चल गया θ1 माइनस θ। इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसके डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ अपने हैंड को करो, कौन सा हैंड? राइट हैंड, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड को इनिशियल पोजीशन मतलब ए से बी, डिस्प्लेसमेंट कहां से बताना है बच्चों? ए से बी का बताना है। तो आपने राइट हैंड को इनिशियल पोजीशन पे रख दिया, फाइनल पोजीशन की तरफ ऐसे घुमाना शुरू करो, तो ये देखो पोजीशन का डायरेक्शन किधर आ रहा है? आपके तरफ, ठीक है। तो यहां से एक चीज पता चल रहा है बच्चों कि ये एक एक्सियल वेक्टर होते हैं। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? ये एक टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं जिनमें डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है। रोटेशन का जो एक्सिस होता है उसकी तरफ डायरेक्शन होता है। तो बच्चों रोटेशन ऐसे हो रहा है सर्कुलर मोशन में, तो इसका एक्सिस किधर है? एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा? सेंटर पे। तो ये ऐसे होगा इधर और अंदर जाते समय, ये एक्सिस होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होगा, क्योंकि एक्सियल वेक्टर है। तो एक्सियल वेक्टर होने के चलते इसका या तो डायरेक्शन इधर होगा, नहीं तो अंदर की तरफ होगा। तो अगर आपसे पूछ रहा है डायरेक्शन, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। ए से बी, ए इनिशियल पॉइंट है, ए से बी तक गया है, तो ए से बी ऐसे हो गया, इधर हो गया इसका डायरेक्शन। अगर बी से ए जाता बच्चों तब पूछता तो क्या करते? तो बी से ए की तरफ करते और इनवर्ट डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होता है। क्लियर हो गया? अब इसके यूनिट की बात कर लें तो बच्चों इसको दो तरह से मेजर किया जाता है। थीटा को दो तरह से मेजर किया जाता है, एक होता है डिग्री और दूसरा रेडियन। रेडियन एसआई यूनिट होता है और ये एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को मैंने फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ाया है और बताया है कि फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। फिर से यूनिट्स होते हैं, ये देखो यूनिट है रेडियन और डिग्री भी यूनिट है, तो इसके यूनिट होते हैं बच्चों बट डायमेंशन नहीं होता है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चों? अगर आपसे पूछ दे कि इसका डायमेंशन क्या है, तो इसका डायमेंशन होगा m0 l0 t0। क्लियर है? ठीक है, ये एसआई यूनिट होती है। इसका बच्चों सिंबल क्या होता है जो हम लोग लिखते हैं? RAD लिखते हैं। क्लियर है? एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। इसका क्या मतलब है बच्चों कि अगर डिस्प्लेसमेंट, बता रहा हूं, ये कोई पार्टिकल था जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा था, ये सेंटर था, यहां से ए से घूम के फिर से ये ए के पास पहुंच गया, ऐसे पहुंच गया, तो अगर उसने 2 पाई रेडियन घुमा, यहां पे जो ये एंगल है अगर 2 पाई रेडियन है, रेडियन में कर रहा हूं, तो वो एक सर्कल कंप्लीट करेगा, क्योंकि 360 डिग्री क्या होता है बच्चों? एक कंप्लीट सर्कल होता है। तो 2 पाई रेडियन घूमेगा, इसका मतलब है कि वो एक कंप्लीट सर्कल करेगा। क्लियर बात? तो ये बात आपको याद होना चाहिए। तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? अगर ए से ए पे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्वेश्चन 0। क्यों होगा? क्योंकि ए से खुद ए पे पहुंच गया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं?
डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। किसी भी सर्कल में अगर ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, तो ए से बी तक गया बच्चों, ऐसे गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरिएबल की बात करते हैं। इसको मिटा दूं? अब थर्ड वेरिएबल है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? तो ये होता है बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? थीटा कितना तेजी से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, थीटा का जो है कितना तेजी से चेंज हो रहा है। यही है, फील करो इसको कि जो हमने सर को कितनी तेजी से घुमाया ऊपर, हमने ये सर्कुलर मोशन था, ये पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये थीटा हुआ बच्चों, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस थीटा को ऑब्टेन करने में, मतलब ए से बी तक जाने में कितना तेजी से गया, ये थीटा कितना तेजी से चेंज हुआ, ये क्या बताएगा बच्चों? ये बताएगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो बच्चों ये दो तरह का होता है एंगुलर वेलोसिटी, एक होता है ओमेगा एवरेज और एक होता है ओमेगा इंस्टेंट। जैसे लीनियर मोशन में मैंने बताया था बच्चों कि एक लंबे अंतराल की बात होती है तो वहां पे v एवरेज होता है, वेलोसिटी एवरेज होता है और वेलोसिटी इंस्टेंट होता है। सेम उसी तरह यहां भी है। तो जब एक लंबे अंतराल की बात हो रही हो, चेंज इन टाइम जो हो, जब लंबा हो, ठीक है, ड्यूरेशन एक लंबे टाइम की बात हो रही हो, तो वैसे एंगुलर वेलोसिटी को बोलेंगे बच्चों एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं बच्चों? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल थीटा अपॉन डेल टी, ठीक है। अब ओमेगा इंस्टेंट की बात करते हैं। जब किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही, किसी क्षण की बात हो रही हो, किसी इंस्टेंट पे पूछा जा रहा है, तो इसका क्या मतलब बच्चों कि डेल टी इज टेंस टू 0। जब डेल टी इज टेंस टू 0 होगा तो ये क्या होगा बच्चों? dt बन जाएगा। और छोटे टाइम में जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होगा, वो भी छोटा होगा, तो दिस इज डी थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी का। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी थीटा, दोनों की तरफ इंटीग्रेट कर दो। क्लियर है? अब एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसको फॉर्मूला के तौर पे लिख देते हैं, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये भी दो तरह के होते हैं बच्चों, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को, तो अल्फा एवरेज और अल्फा इंस्टेंट। सेम कहानी यहां के जैसे, इसको लिख सकते हैं डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, लंबे टाइम इंटरवल की जब बात हो रही हो। जब किसी इंस्टेंट की बात हो रही हो तो इसको लिखेंगे डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है, समझ में आया? तो इसका फील लो, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना तेजी से चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है कि एंगुलर वेलोसिटी कितना तेजी से चेंज हो रहा है टाइम के साथ। एंगुलर वेलोसिटी जो है, जो ये थीटा चेंज हो रहा है तेजी से टाइम के साथ, जो थीटा चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा जो होता है बच्चों वो एंगुलर वेलोसिटी होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। क्लियर हुआ? अब बच्चों
अच्छा बच्चों, यहां पे एक बात रह गई है कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? राइट हैंड थंब रूल से। सेम उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन निकालेंगे। बच्चों इसमें रोटेशन पे ध्यान देना है, बताता हूं कैसे। सपोज कोई पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो आपको क्या करना है बच्चों? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो डायरेक्शन कहां हुआ? आपके तरफ। तो एंगुलर वेलोसिटी लिख लो यहां पे, एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल वेक्टर बता चुका हूं आपको, जिसका डायरेक्शन एक्सिस की तरफ हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ हो। तो इसका डायरेक्शन या तो ऐसे होगा बच्चों, या फिर अंदर की तरफ होगा। तो इसको कैसे डिसाइड करें? तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो राइट हैंड थंब रूल लगा लो। पहला तरीका, राइट हैंड थंब रूल लगा लो। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो क्लॉकवाइज ऐसे कर्लिंग ऑफ फिंगर करते तो अंदर की तरफ होता डायरेक्शन। या तो इससे सीख लो, या फिर दूसरा तरीका, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा, दूसरा मेथड से बता दे रहा हूं। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो क्या? रोटेशन। रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स यू होगा, टुवर्ड्स यू। इसको लिख लो बच्चों। जिसको इससे समझ में आ रहा है वो इससे कर लेना, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो याद कर लेना, टुवर्ड्स यू। अगर क्लॉकवाइज होगा रोटेशन तो अवे फ्रॉम यू, अवे फ्रॉम यू। ये दोनों से निकल जाएगा बच्चों सेम। देखो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड लिया, कर्लिंग ऑफ फिंगर किया, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो ऐसे घुमा दिया, आपके तरफ है डायरेक्शन। इससे देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब है कि आपके तरफ है। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो इससे देखते हैं, क्लॉकवाइज घुमाया हमने और अंदर की तरफ डायरेक्शन है। इससे देख लो क्लॉकवाइज, अवे फ्रॉम यू, मतलब आपसे दूर जा रहा है। तो इस तरह बच्चों हम निकाल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें दो तरह के मोशन होते हैं, एक होता है लीनियर मोशन और दूसरा होता है एंगुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में बच्चों दो तरह के मोशन देखे गए, लीनियर और एंगुलर। तो एंगुलर वाले सारे पैरामीटर मैंने आपको डिस्कस कर दिए बच्चों, जितने भी वेरिएबल्स हैं इसके डिस्कस कर चुका हूं। अब ये लीनियर क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ऐसे पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो बच्चों सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। चारों पॉइंट्स पे अगर वेलोसिटी आपको डिसाइड करना है तो आप क्या करोगे? इसके सर्कमफेरेंस पे टेंजेंशियल ले लोगे। जैसे ए पे लेना है तो ए पे टेंजेंशियल ले लो, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा। बी पे सर्कमफेरेंस पे आपको टेंजेंशियल लेना है वेलोसिटी का डायरेक्शन बताने के लिए। तो बच्चों वेलोसिटी इधर होगा, वेलोसिटी इधर होगा, वेलोसिटी इधर होगा, ऐसे होगा वेलोसिटी। इसको फील करना है तो इसको फील करने के लिए बताता हूं। जैसे आपके पास एक धागा है, धागा में आपका बंधा हुआ है, थ्रेड में आपका एक स्टोन बंधा हुआ है, तो स्टोन को क्या करो? ऐसे जुम 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 घुमाना शुरू करो। और जैसे ही आप किसी पॉइंट पे छोड़ दिए, किसी टाइम पे आपने उसको छोड़ा, तो क्या होगा बच्चों? वो सीधा इस तरह जाता है, सीधा जाता है। क्यों सीधा जाता है बच्चों? जैसे अगर आपने पॉइंट बी पे छोड़ा, सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है, ठीक है, पॉइंट बी पे आपने छोड़ा तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है तो वो सीधा ऐसे चला जाएगा। सी पॉइंट पे छोड़ा था ऐसे चला जाएगा, डी पॉइंट पे छोड़ा था ऐसे चला जाएगा, ए पॉइंट पे छोड़ा था ऐसे चला जाएगा। तो इसका मतलब है बच्चों कि ये मोशन जो कर रहा था ये तो सर्कुलर कर रहा था, बट इसकी कोई वेलोसिटी जो थी वो इसके टेंजेंशियल में थी, इसके सर्कमफेरेंस के टेंजेंशियल में थी। इसलिए जैसे ही हम यहां पे छोड़ते हैं, वो धागे को छोड़ते हैं, इसको फ्री करते हैं, स्टोन को फ्री किया, वो तुरंत सीधा चला गया, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ऐसी होती है, टेंजेंशियल होती है सर्कमफेरेंस के। ठीक है, तो ये फील हुआ बच्चों कि यहां पे लीनियर वेलोसिटी है, देखो यहां सीधा है वेलोसिटी, ठीक है। और एंगुलर वाली मैंने आपको बता दी है कि ऑब्जर्वर को सेंटर पे रख लो और फिर ए और बी ऐसे दो पॉइंट हैं, तो आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो कि अच्छा इसका ओमेगा क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सब आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, तो ये एंगुलर हुआ और ये वाला जो बच्चों है ये लीनियर हुआ। एंगुलर को लीनियर को दोनों को अलग अलग समझो, फिर दोनों के बीच में एक रिलेशन है वो समझाने वाला हूं।
तो समझाता हूं बच्चों। अब बच्चों अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, दिस इज पॉइंट ए, ये इसका सेंटर है, अगर ये फिर से ए पे आ गया, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी तरह इसको घुमा दो, और फिर से ये एक फुल रोटेशन करके यहां पे आ गया, तो यहां पे कितने एंगल का चेंज हुआ? 2 पाई रेडियन। यहां पे जो एंगल का चेंज हुआ सेंटर पे वो 2 पाई रेडियन का हुआ, और सर्कमफेरेंस पे देखो कितना चेंज हुआ, कितना डिस्टेंस हुआ, ए से फिर ए पे पहुंच गया तो कितना डिस्टेंस हुआ बच्चों? 2 पाई आर हुआ। तो जब एंगुलर चेंज 2 पाई रेडियन है तो लीनियर 2 पाई आर हो रहा है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये 1 रेडियन होगा, इसका मतलब है 1 रेडियन को यहां पे फील करते हैं बच्चों, ये सेंटर है, ये हो गया 1 रेडियन, दिस इज सपोज 1 रेडियन, ये 1 रेडियन है। तो ये कितना होगा? यहां पे ए बी जो आर्क है, डिस्टेंस जो है ए से बी का, ये लेंथ जो है बच्चों, आर्क का लेंथ, ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर अपॉन 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, दिस इज आर। अब बच्चों अगर ये 1 रेडियन नहीं होकर ये थीटा हो, इफ दिस इज थीटा, तो ए बी आर्क का लेंथ कितना होगा? तो थीटा पे देख लो यहां, तो आर थीटा होगा। तो ये आर थीटा को मैंने नाम दे दिया बच्चों एस, ठीक है। तो क्या आर थीटा इक्वल टू एस होगा? एस क्या है बच्चों? लीनियर डिस्टेंस है ए से बी का। आर क्या है? रेडियस है, दिस इज आर फॉर रेडियस। थीटा क्या है? यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, देखो बच्चों थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेंटर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये रिलेशन हमें निकल कर आ गया लीनियर। लीनियर कौन सा? ए से बी का जो आर्क का लेंथ है उसका थीटा के साथ एक रिलेशन निकल कर आ गया। अब इसी से बच्चों आगे डिराइव करेंगे और भी रिलेशंस, समझ में आया? चलो अब बच्चों यहां पे मैं मिटा रहा हूं, हमारे पास रिलेशन आया आर थीटा इज इक्वल टू एस। अच्छा, इस रिलेशन को आपने पहले भी देखा है बच्चों, किसी भी सर्कुलर मोशन में अगर ये थीटा है, ये आर है, ये एस है, तो इन तीनों के बीच में रिलेशन आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? आर्क एस है, थीटा इंटू आर, यही होगा। तो आर थीटा इज इक्वल टू एस, ये रिलेशन आपने मैथ्स में भी पढ़ा है और इसको मैंने समझाने के लिए उस तरह से भी निकाल कर आपको बताया। अब बच्चों अगर ये रिलेशन आपके पास निकल कर आ गया तो यहां इसको और इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। आर तो कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट होगा हमेशा, थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन कांस्टेंट है। तो जब हम इसको dt से डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो आर डी थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू ds अपॉन dt हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ओमेगा लिख सकता हूं, इसको वेलोसिटी लिख सकता हूं। तो आर ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी आया, ये दूसरा रिलेशन आ गया। ये किसका रिलेशन है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है। देखो ये सर्कुलर मोशन था, ये ए है, ये बी है, यहां पे जो वेलोसिटी है बच्चों ए से बी, इसको जब डिफरेंशिएट किया हमने किसी स्मॉल टाइम के लिए, तो कौन सी वेलोसिटी निकलेगी? ये वेलोसिटी निकलेगी। तो ये वेलोसिटी कैसी है? ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो ये बच्चों वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहां से एक रिलेशन जो ये निकल कर आया एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का, ये बच्चों सर्कुलर मोशन के लिए ही ट्रू है केवल। क्या मैं बोल रहा हूं कि ओमेगा जो है वो प्रॉपर्टी सर्कुलर मोशन का केवल नहीं है, केवल सर्कुलर मोशन का प्रॉपर्टी ओमेगा नहीं है। ओमेगा जो है बच्चों ये सारे मोशन, बहुत सारे मोशंस हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आ सकता है, लीनियर मोशन में भी आ सकता है। ओमेगा जो है ये बहुत सारे मोशंस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट सर्कुलर मोशन के लिए ये ट्रू है। दिस रिलेशन इज ट्रू ओनली फॉर, लिख लो, सर्कुलर मोशन। अब पूछोगे कि सर दूसरे मोशन के लिए क्या होगा? फिर दूसरे मोशन के लिए बच्चों जो रिलेशन होगा उसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, आर ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर कर दे रहा हूं।
ये रिलेशन जो है ये v परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये सारे मोशन के लिए करेक्ट है, फॉर ऑल मोशन। अब बच्चों मैं बोल रहा हूं कि r ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर होता है। किसके लिए होता है? सारे मोशन के लिए ये ट्रू होता है। ओमेगा जो है केवल सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी नहीं है, इसको मैं फिल कराऊंगा आगे। अभी आप इतना समझो कि r ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब बोलोगे कि सर सर्कुलर मोशन के लिए आपने r ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर क्यों नहीं लिखा? तो लिख दो v परपेंडिकुलर, इसको फिल भी करा देता हूं मैं आपको। ये सर्कुलर मोशन है बच्चों, ये r है और वेलोसिटी हमेशा सर्कमफेरेंस के टेंजेंशियल होता है। इसका क्या मतलब है बच्चों कि हमेशा ये 90 डिग्री होगा। किसी भी पॉइंट पे r और v जो है वो परपेंडिकुलर ही होंगे। ये r है, ये v है, हमेशा परपेंडिकुलर। किसी भी पॉइंट पे ले लो बच्चों, तो वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो क्या यहां v परपेंडिकुलर लिखने की जरूरत है? नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में ये अंडरस्टूड है कि v इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू r। तो रियल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रियल फॉर्मूला इज दिस वन, r ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर। और सर्कुलर मोशन में v परपेंडिकुलर नहीं भी लिख रहे हो तो ये अंडरस्टूड है कि v परपेंडिकुलर होता ही है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना बच्चों, हमेशा क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सर्कुलर मोशन के लिए डायरेक्ट ऐसे भी लिखा रहता है, तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा होता ही है, तो अंडरस्टूड है वो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं बच्चों कि ये रिलेशन जो है r ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर जो है वो सारे मोशन के लिए ट्रू है। इसको फील करते हैं। सपोज कोई पार्टिकल है a पे, ये से b की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है बच्चों। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। कैसे जा रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है बच्चों कि इसकी थ्रू आउट द जर्नी इसकी जो स्पीड होगी, मतलब वेलोसिटी जो है, डायरेक्शन एंड स्पीड दोनों सेम होगा, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, और डायरेक्शन हमेशा सेम होगा सबका, ठीक है। यहां पे आप ऑब्जर्वर हो, पॉइंट ए से ऑब्जर्व करना आपने शुरू किया। जब ये पॉइंट बी पे पहुंचा, जब ये पॉइंट बी पे पहुंचा, पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रहा है, पॉइंट बी पे पहुंचा, तो इसने यहां पे थीटा एंगल बनाया, दिया हुआ क्वेश्चन में। अब आपको बताना है बच्चों कि व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ओमेगा एट पॉइंट बी। ये आपका क्वेश्चन है कि कोई पार्टिकल है ए से बी की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर वो ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है तो ए से बी तक जब गया तो वो थीटा एंगल यहां पे बनाया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी पर ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है। देखो क्या ये सर्कुलर मोशन है? नहीं है, बट मैं यहां पे तो ओमेगा आपसे पूछ रहा हूं, तो इसलिए ओमेगा जो है केवल सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी भी मोशन में लगता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी दे सकता है बच्चों आपको। तो यहां निकालते हैं, कैसे निकलेगा? तो हमारे पास जो रिलेशन है बच्चों, r ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर, हमेशा इसी को याद रखो, तो ये तो अपने आप हो जाएगा। अब बच्चों v किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए? r के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां देखो ये थीटा है और ये v है, v की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। तो v परपेंडिकुलर करना है, इसका परपेंडिकुलर करना है इस लाइन के, क्योंकि यही रेडियस होगा। यहां पे एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो यही r होगा, यही r होगा, और v जो होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये कंपोनेंट हमें लेना है, v डैश लेना है यहां पे। तो v का कंपोनेंट ले लो v डैश की तरफ, ले सकते हैं। अगर ये एंगल हमें पता चल जाए तो ये एंगल क्या होगा बच्चों? ये भी थीटा ही होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। कैसे? देख लो, ये 90, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 होगा, तो ये कितना होगा? 180 में माइनस कर देना 90 माइनस थीटा प्लस 90 करके, तो ये थीटा निकल कर आ जाएगा। तो अगर v जो है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका कंपोनेंट cos थीटा होगा, 5 cos थीटा। v परपेंडिकुलर निकल गया बच्चों हमारे पास, इसको v परपेंडिकुलर नाम दे दो, ये निकल कर आ गया। रेडियस ये r अगर हमें दिया हुआ है, सपोज इसका r दे दिया है बच्चों 10 मीटर दे दिया, इसका लेंथ कि यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो 10 मीटर है, o से b तक का। तो अब निकालना है, तो यहां पे r दिया हुआ है बच्चों 10, ओमेगा निकालना है हमें, v परपेंडिकुलर है 5 cos थीटा, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 5 cos थीटा अपॉन 10, ये हो गया बच्चों ओमेगा। तो यहां आपने देखा बच्चों कि ये लीनियर मोशन
ये लीनियर मोशन हो रहा है, यहां पे भी ओमेगा पूछ सकता है। तो जब भी आप ओमेगा करोगे, किसी भी पॉइंट पे अगर ओमेगा निकाल रहे हो, तो वहां के रेडियस के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी वो रखोगे यहां पे, और यहां पे रेडियस का लेंथ रखोगे और ओमेगा निकाल लोगे। क्लियर है? चलो अब आगे की बात करते हैं। अब बच्चों इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया हमने, तो आर तो कांस्टेंट है रेडियस, ओमेगा को जब dt से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये अल्फा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और v को जब करेंगे तो ये a टेंजेंशियल हो जाएगा। अब ये टेंजेंशियल, ये क्या बात कर दिया मैं, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, क्या बोल रहा हूं बताता हूं। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल है बच्चों हर पॉइंट पे, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल है हर पॉइंट पे। तो अगर इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे किसी छोटे टाइम के लिए, तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, सपोज ये v है, ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, तो यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो भी टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन होगा। क्यों टेंजेंशियल बोल रहा हूं अभी बस याद कर लो, आगे बताने वाला हूं कि एक्सेलरेशन जो है वो भी 4 तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो a आता है बच्चों वो at आता है, और यहां पे जो होता है v होता है वो v परपेंडिकुलर होता है। तो v परपेंडिकुलर को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो a टेंजेंशियल आएगा, जो a टेंजेंशियल मतलब इधर की तरफ जो a है, a टेंजेंशियल ऐसे बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब बच्चों दो टर्म है उसको भी समझ लो। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है समझा देता हूं आपको। एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, जैसे कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्यूशन कर रहा है, ऐसा रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन कर रहा है, ये रिवॉल्यूशन कर रहा है। जैसे ही एक सेकेंड हुआ, टिक, एक सेकेंड जैसे ही हुआ बच्चों, इसमें इतने कितने रिवॉल्यूशन किए, एक सेकेंड में इसने कितने रिवॉल्यूशन किए। सपोज एक सेकेंड में इसने 5 रिवॉल्यूशन किए, 5 रेव्स हुआ, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बच्चों 5। अगर एक सेकेंड में 10 रिवॉल्यूशन किया तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10। क्लियर है? अब बच्चों मुझे बताओ कि अगर फ्रीक्वेंसी f है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज f, तो इसका क्या मतलब है कि एक सेकेंड में f रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है। जैसे ही एक सेकेंड हुआ, घड़ी में यहां पे टिक एक सेकेंड हुआ, तब तक इसने f रिवॉल्यूशन कर लिया। तो बच्चों ये एंगल का चेंज कितना होगा, एक रिवॉल्यूशन में एंगल का चेंज होता है 2 पाई रेडियन। तो f रिवॉल्यूशन में कितने चेंज होंगे, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये कितने देर में हुआ बच्चों, एक सेकेंड में हुआ, एक सेकेंड में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन हुआ। अब एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन का एंगल का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो f रिवॉल्यूशन में कितने होंगे, f इंटू 2 पाई। तो ये हो गया बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका। ये कितने देर में हुआ, 1 सेकेंड में। कितने टाइम में हुआ, 1 सेकेंड में। तो एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई f अपॉन 1, टाइम जो है 1 का चेंजेस हुआ। तो ओमेगा हो गया बच्चों, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, ये एक रिलेशन हमें निकल कर आ गया। अब टाइम पीरियड समझ लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, ये एसएचएम में आपको बहुत देखने को मिलेगा बच्चों। टाइम पीरियड होता है बच्चों कि एक रिवॉल्यूशन जब किया, एक रिवॉल्यूशन किया तो कितना टाइम लगा, टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन जब किया बच्चों तो उसमें कितना टाइम लगा। फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन किया, और टाइम पीरियड क्या है कि टाइम कितना लिया एक रिवॉल्यूशन में। अगर एक रिवॉल्यूशन में बच्चों t टाइम लेता है, t टाइम लिया, तो एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन हुआ, 1 अपॉन टी।
तो एक सेकेंड में जितना रिवॉल्यूशन होता है यही फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्या मैं इसको फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूं? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम। इसको कैपिटल टी लिख दो, इसको कैपिटल टी लिख दो, इसको कैपिटल टी कर दो। तो आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। चलो ये दूसरा रिलेशन आ गया हमें। एक रिलेशन ये आया, दूसरा रिलेशन ये आया। इसको क्या मैं यहां पे पुट कर सकता हूं? यस कर सकता हूं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां पे 1/t पुट कर दो, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? 2π/t। चलो ये तीन रिलेशन आ गए हमारे पास, एक ये आया, एक ये आया और ये आया। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया आपको? फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन किया, मतलब जैसे ही घड़ी की सुई टिक एक सेकंड हुई तो कितना रिवॉल्यूशन हुआ, 1 2 3 4 5 कितना हुआ एक सेकंड में, वो हो गया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अगर 5 रिवॉल्यूशन हो रहा है एक सेकंड में तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। 10 रिवॉल्यूशन हो रहा है एक सेकंड में तो फ्रीक्वेंसी 10 है। ठीक है, अब यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड। अगर f फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अगर f है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक रिवॉल्यूशन में 2π एंगल चेंज करता है, तो f रिवॉल्यूशन में 2π इंटू f कर देंगे। ये हो गया टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कितने सेकंड में हो रहा है बच्चों? 1 सेकंड में हो रहा है। तो ओमेगा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 2πf, टाइम टेकन हो गया 1, तो यही आपका ओमेगा हो गया। ओमेगा इक्वल टू 2πf आ गया, एक रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन। जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, यहां से यहां पे फिर से पहुंचा, तो कितना टाइम लिया, वो हो गया बच्चों टाइम पीरियड। ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन करने में सपोज t टाइम लगा, तो 1 टाइम में मतलब 1 यूनिट ऑफ टाइम में कितना लगेगा? 1/t लगेगा, तो वही फ्रीक्वेंसी हो गया। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन किया। अगर एक रिवॉल्यूशन t सेकंड में हो रहा है तो 1 सेकंड में 1/t रिवॉल्यूशन होगा। तो 1/t रिवॉल्यूशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। 1 सेकंड में जितना भी रिवॉल्यूशन हुआ वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी को इससे बराबर में लिख दिया, f इक्वल टू 1/t, और यही फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया तो 2π/t आ गया। समझ में आ गया बच्चों? अब समझते हैं अब बच्चों एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन जो होते हैं 4 तरह के होते हैं सर्कुलर मोशन में। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, बहुत कूल हो गया है, सब कुछ शॉर्ट लिख रहा हूं। तो बच्चों एक्सेलरेशन जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं सर्कुलर मोशन में। पहला एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेकंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, थर्ड नेट एक्सेलरेशन, फोर्थ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बच्चों 4 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं जिसमें आप एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ चुके हो। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा, जो मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले। अब ये 3 एक्सेलरेशन को समझते हैं। सपोज कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, और वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, आप लिख लेना अपने नोट में। तो बच्चों यहां पे आपने देखा कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी v, उसका मैग्नीट्यूड हर जगह कांस्टेंट होगा। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है बच्चों? कि वेलोसिटी डिफरेंट होगी बट मैग्नीट्यूड उसका सेम होगा। इसका मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट होगा। ठीक है, और सर्कुलर मोशन में मैंने बताया कि वेलोसिटी जो होता है वो टैंजेंट होता है। किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो उसका टैंजेंट कर देना है। क्लियर है? कौन से मोशन की बात कर रहा हूं मैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड इज कांस्टेंट। इसका मतलब है कि मॉड ऑफ v इज कांस्टेंट। ठीक है, अब बच्चों एक चीज बताओ कि एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कौन करता है? एक्सेलरेशन करता है। क्लियर सी बात है। तो वेलोसिटी क्या है बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। चलो मैग्नीट्यूड तो सब जगह सेम है, यहां लिख दिया मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट देखो डायरेक्शन का चेंज हो रहा है।
पहले वेलोसिटी इस तरफ है, फिर वेलोसिटी इस तरफ है, फिर वेलोसिटी इस तरफ है, फिर वेलोसिटी इस तरफ है, तो ये कंटिन्यूअस वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड का चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन का चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। तो चाहे मैग्नीट्यूड का चेंज हो जाए, चाहे डायरेक्शन का चेंज हो जाए, हम तो बोलेंगे कि वेलोसिटी में चेंज हुआ है। और वेलोसिटी में अगर चेंज हुआ है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए? एक्सेलरेशन। मतलब ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इस तरफ है, फिर वेलोसिटी इस तरफ है, तो ये डायरेक्शन को चेंज किया, मतलब वेलोसिटी को चेंज किया, वेलोसिटी को चेंज किया, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसको जो चेंज करे, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन केवल चेंज करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है बच्चों। इसलिए मैंने यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, और स्पीड देखो हर जगह कांस्टेंट है, वी 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 वी, स्पीड हर जगह कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन को किसने चेंज किया? वेलोसिटी को कौन चेंज करता है? एक्सेलरेशन। तो कोई तो एक्सेलरेशन है जो इस वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। वो वेलोसिटी का एक्सेलरेशन कौन सा है जो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है? वो एक्सेलरेशन कौन सा है? वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स रेडियली सेंटर की तरफ होता है। हो गई बात? तो इसको लिखते हैं बच्चों AC से, दिस इज AC। तो अगर आपसे पूछता है बच्चों, अगर आपसे पूछता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किसने चेंज किया, किस एक्सेलरेशन ने चेंज किया, तो आप बोलोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किसने चेंज किया? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ने चेंज किया। तो वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है कोई, तो वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात? अब बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समझ लेते हैं। तो ऐसा तो केस हो नहीं सकता है कि हमेशा वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड जो है, वो कांस्टेंट होगा। ये हमेशा तो हो नहीं सकता है। हो सकता है बच्चों कि यहाँ पे v है, यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, यहाँ पे v3 है, यहाँ पे v4 है। किसकी बात कर रहे हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। तो देखो यहाँ पे ये जो v है बच्चों, ये v से v1 हो गया यहाँ पे। तो ये जो v से v1 में जिसने चेंज किया, v से v1 में जिसने चेंज किया, वो चेंज करता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। ठीक है, तो वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करता है। अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं, चेंज हो रहा है, तो वो एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस दो पॉइंट को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, किसी पॉइंट पे पूछा जाएगा, किसी इंस्टेंट पे, तो उस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा उसी तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। क्लियर सी बात है? तो बच्चों यहां पे एक चीज नोटिस करो कि इस v को जिसने चेंज किया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ने चेंज किया था, वही रिस्पॉन्सिबल है इसको सर्कुलर मोशन देने के लिए। क्योंकि v अगर चेंज होगा नहीं, v अगर चेंज होगा नहीं, जैसे ये v है, ये चेंज होगा नहीं, तो ये सर्कुलर मोशन बनेगा कैसे? तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? v को कौन चेंज कर रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्शन। जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसको कौन चेंज कर रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो वो सर्कुलर मोशन बन ही नहीं पाता। कभी देखो डायरेक्शन इधर है, अगर डायरेक्शन को चेंज करते रहेगा, हमेशा करते रहेगा, तभी तो वो सर्कुलर मोशन बन जाएगा। इसका मतलब है बच्चों कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए। तो यहां पे नोट करके लिख लो बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये क्या चेंज करता है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन।
अब बच्चों सर्कुलर मोशन को कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो उसका डायरेक्शन चेंज करता जाएगा और सर्कुलर मोशन एक प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है बच्चों? वो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज करता है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करता है। क्लियर सी बात है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों? जहां पे स्पीड डिफरेंट होता है हर जगह, स्पीड डिफरेंट होते हैं हर जगह, वो होते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है? वो स्पीड को केवल चेंज करते रहता है, डायरेक्शन से उसका कोई लेना नहीं देता है। डायरेक्शन को कौन चेंज करता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है बच्चों, अब देख लेते हैं यहां पे। सपोज ये कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, दिस इज पार्टिकल, ये सेंटर है O। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा बच्चों? हमेशा सेंटर की तरफ होगा। सेंटर की तरफ होगा तभी तो वो वेलोसिटी को ऐसे खींचता रहेगा और सर्कुलर मोशन बनाएगा। क्लियर है? और बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा? इस तरफ। तो इसका नेट जो होगा वो ये होगा, दिस इज ए नेट, एक्सेलरेशन नेट। तो इसको निकालोगे कैसे बच्चों? दिस इज AC। तो ए नेट मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो अंडर रूट ऑफ 80 का होल स्क्वायर प्लस AC का। अब एक चीज नोटिस करो बच्चों कि अगर ए नेट का डायरेक्शन आपसे पूछता है तो आप यहां पे डायरेक्शन निकाल सकते हो। वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, दिस इज अल्फा, तो आप tan थीटा इक्वल टू AC अपॉन 80 करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने चार तरह के यहाँ पे सर्कुलर मोशन के एक्सेलरेशन पढ़े, जिसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलर मोशन को घुमाने के लिए। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा तभी तो सर्कुलर मोशन बनेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों वो स्पीड को चेंज करने के लिए होता है। स्पीड चेंज होगा तो वो मोशन हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, दोनों वेक्टर हैं क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन है, तो दोनों का रिजल्टेंट निकाला। एंगुलर एक्सेलरेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, अब बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v² अपॉन r। कैसे होता है इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। सपोज कोई सर्कुलर मोशन ऐसे पार्टिकल कर रहा है, ये सेंटर है, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। यहां पे वेलोसिटी इसकी ये हो गई बच्चों, यहां पे वेलोसिटी ये हो गई टेंजेंशियल, ये v1 हो गया, ये v2 हो गया। ये एंगल सपोज यहां थीटा हुआ, A से B तक गया और यहां पे वेलोसिटी v1 है, यहां पे वेलोसिटी v2 है। निकालना में क्या डेरिवेशन निकालना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v² अपॉन r होता है। कैसे देखते हैं बच्चों। v2 को अगर मैं पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दूं तो इसको मैं यहां पे बना रहा हूं, देखो ये v2 है, ये v1 है। देखो इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, वेक्टर है तो कर सकता हूं पीछे की तरफ, ऐसे प्रोड्यूस किया, इसको आगे की तरफ कर दो तो ऐसा बन जाएगा। तो ये एंगल मुझे निकालना है, ये एंगल कितना है? यहां पे इन दोनों के बीच का एंगल निकालते हैं, तो देखते हैं क्या एंगल है बच्चों। ये थीटा है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये एंगल क्या होगा? पहले ये अंदर वाला एंगल निकाल लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, तो ये 90 है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा? 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस थीटा, तो ये हो गया बच्चों 180 माइनस थीटा। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो स्ट्रेट लाइन 180 होता है, तो वो वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, तो 180 कट जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वाड्रिलेटरल को देखो, यहां 90, यहां 90, यहां थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा होगा, ये 180 माइनस थीटा होगा, तो ये बाहर वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों थीटा, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल निकल गया। अब बताओ मुझे ये वेक्टर क्या होगा? v2 माइनस v1, ये v1 है, तो ये v2 माइनस v1 हो जाएगा, होगा। मैंने बताया ऑलरेडी वेक्टर में कि दिस इज, ये अगर v2 है, ये v1 है, तो v1 से v2 की तरफ मतलब जिधर जा रहा है, तो v2 माइनस v1 जो होता है ये वेक्टर होता है। वेक्टर वाला देखो क्लास, समझ में आ जाएगा।
तो ये दिस इज V2 माइनस V1 होगा। या फिर आप ट्राइंगल लॉ से भी देख सकते हो कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां R वाले को ले लेते हैं बच्चों, ये R, इसको भी यहां बना दिया, यहां एंगल थीटा है, ये R है, ये R है। अब यहां पे एक एजम्पशन लेते हैं बच्चों। पहला एजम्पशन हमारा, पहला एजम्पशन है बच्चों थीटा टेंस टू 0। जब थीटा टेंस टू 0 होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं OAB को देखो, OAB को देखो, OAB, ये O है, ये A है और ये B है, इसको देखो। तो OAB में जब थीटा टेंस टू 0 होगा तो ये d थीटा हो जाएगा। जब ये d थीटा होगा बच्चों तो ये AB जो आर्क है वो एक स्ट्रेट लाइन जैसा अपीयर होगा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा हो गया तो ये आर्क भी छोटा होगा और एक स्ट्रेट लाइन जैसा अपीयर होगा। अब क्या करना है बच्चों, इन दोनों को सिमिलर ट्रायंगल हमें बनाना था, इसलिए हमने ये एजम्पशन लिया, थीटा टेंस टू 0 किया और इसको स्ट्रेट लाइन बनाया। अब देखो ये ट्रायंगल बन गया, ये भी एक ट्रायंगल है, और अब सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट लगाएंगे और इसको डिराइव करेंगे, इसलिए हमने ये एजम्पशन लिया। ठीक है, दूसरा एजम्पशन, ये मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब ये एजम्पशन क्यों लिया, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चों की वेलोसिटी में केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, केवल डायरेक्शन में चेंजेस होते हैं। तो डायरेक्शन में चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो केवल इसी एक्सेलरेशन के चलते डायरेक्शन चेंज होगा, इसलिए ये एजम्पशन लेना जरूरी था। ठीक है, समझ में आया। अब बच्चों जब थीटा डी थीटा हो जाएगा तो ये भी डी थीटा हो गया, तो ये क्या ds हो जाएगा, क्योंकि s भी तो छोटा हो जाएगा। थीटा जब छोटा होगा तो s छोटा हो जाएगा, AB का जो आर्क है वो छोटा हो जाएगा, ds हो जाएगा। और ये बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये भी dv हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों v1 और v2 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होंगे, v1 का v2 का, ये दोनों किसके बराबर है, v ले लो। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कर दिया। अब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देखो, तो इस ट्रायंगल में क्या मैं लिख सकता हूं, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, देखो एंगल सेम है, डी थीटा डी थीटा। फिर देखो यहां पे दोनों सेम है, वी वी सेम है, आर आर सेम है, ये ds है, ये dv है छोटा सा, तो ये सिमिलर ट्रायंगल जैसे हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा, dv अपॉन v इज इक्वल टू ds अपॉन r। देखो बच्चों, अब क्या करो कि dt से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, dt से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो dt से जब डिवाइड करोगे तो dv अपॉन dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। कौन सा, वेलोसिटी को चेंज करने वाला। तो यहां वेलोसिटी, यहां यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिए थे, तो dv अपॉन dt मतलब वेलोसिटी को कौन चेंज कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं। यहां पे हमने पहले ही एजम्पशन ले लिया है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर dv बाई dt निकालेंगे, वेलोसिटी को कोई चेंज कर रहा है तो वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर हुई बात। इज इक्वल टू v को उधर ले जाओ, पहले हमने इसको किया, तो v को इधर ले गए, और ds अपॉन dt ये क्या होगा बच्चों, तो ds अपॉन dt ये भी वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी और ये वेलोसिटी ऊपर आया, वेलोसिटी अपॉन r, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन r। देखो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन r। समझ में आया। अब बच्चों आगे समझते हैं, ये डेरिवेशन हुआ। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन आता कहां से है, अब एक सर्कल ले लो बच्चों जिसमें एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये O हो गया, ये R हो गया, दिस इज वेलोसिटी v, ये एक्सेलरेशन लग रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन r, यहाँ पे v वेलोसिटी है, r रेडियस है। अब एक्सेलरेशन को कौन प्रोड्यूस करता है, कोई फोर्स प्रोड्यूस करता है। जैसे ये डस्टर को देखो, डस्टर नहीं इरेजर है ये, अब इसको मैं फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगाया तो ये आगे की तरफ डिस्प्लेस हुआ। कैसे, जब मैंने फोर्स लगाया तो इसके पास एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आया तो एक्सेलरेशन ने वेलोसिटी को प्रोड्यूस किया, वेलोसिटी ने डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस किया, और फिर ये आगे की तरफ डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो फोर्स जो होता है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है।
तो मैंने फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, F इजकल टू एम ए। नहीं देखा है तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, F इजकल टू एम ए। अब बच्चों जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? सेंटर की तरफ। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सेंटर की तरफ। तो m क्या होगा? यहां पे जो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, तो क्या मैं लिख सकता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स इजकल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये फॉर्मूला हमेशा आपको देखने को मिलेगा। अब इसी फोर्स को बोलते हैं बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहां पे दो चीजें बहुत ध्यान देना, दो पॉइंट मैं लिख रहा हूं which is very very important. Centripetal force is, it is not new kind of force. अब ये क्या मैं लिख रहा हूं? ये किसी भी एक नए तरह का फोर्स नहीं है बच्चों। F net जो होता है, F net जो होता है towards center ऑफ सर्कल, वही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस बात को हमेशा याद रखना। और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो कहानी होती है वो होती है इनर्शियल फ्रेम में। इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं बच्चों? जहां पे ऑब्जर्वर जो है उसका एक्सेलरेशन 0। बच्चों इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जहां पे फ्रेम वो होता है जहां पे ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर में अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तब आप सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला आप लगाओगे, और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो आप लगाओगे। तो मैं क्या क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इसी पे सारा सर्कुलर मोशन अब बनने वाला है, सारे सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस इसी पे बनेंगे। तो मैं बोल रहा हूं बच्चों इट इज नॉट न्यू काइंड ऑफ फोर्स, ये कोई नया तरह का फोर्स नहीं है। फिर क्या बोल रहा हूं आगे? F net टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, F net जो लग रहा है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इसको मैं बताता हूं, समझाता हूं। सपोज ये सन है, सेंटर में सन है, इसके चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, ये अर्थ है घूम रहा है। तो ये क्यों घूम रहा है बच्चों सर्कुलर मोशन में? क्यों रोटेशन इसका हो रहा है? क्योंकि यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला? सेंट्रीपिटल फोर्स तो नया काइंड ऑफ फोर्स है नहीं, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स को लगाते नहीं हैं। ये घूम रहा है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते। ग्रेविटेशनल फोर्स जहां भी अर्थ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ दिस सर्कल लगेगा, ठीक है। सन की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि सन सेंटर में। अब बच्चों यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। जैसे आप धागे के साथ स्टोन मान के घुमा रहे थे, तो ये जब घूम रहा है बच्चों ऐसे, ये स्टोन है, ये आपका हाथ है, और ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में टेंशन है। यही टेंशन जो है दिस T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, यही टेंशन जो है F net टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? हमेशा T लग रहा है, टेंशन लग रहा है। तो ये टेंशन जो है यही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है बच्चों। जो F net होता है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। कब? जब सर्कुलर मोशन हो रहा हो। तो ये जो F net होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराने के लिए, F net। और वही F net जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को अब आप कभी भी अलग से ऐसा नहीं करना, जो नहीं करना बता रहा हूं, बच्चे हमेशा गलती करते हैं। T भी लगाते हैं और प्लस mv स्क्वायर बाई आर भी लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि इधर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया काइंड ऑफ फोर्स नहीं है। जो F net है टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्लियर हुई बात? अब बात आती है बच्चों इनर्शियल फ्रेम वाली, उसको समझा देता हूं। यहां पे बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया है GF, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अलग से मत लगाना, अलग से सेंट्रीपिटल फोर्स कभी नहीं लगता है।
क्लियर? इसी पे सारे क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों, यही कंसेप्ट है। अब समझते हैं बच्चों इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इसको मैं सीडो फोर्स का एक बनाऊंगा वीडियो, उसमें आप देख लेना कि क्या होता है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। इनर्शियल फ्रेम वो होता है बच्चों, जैसे मैं आपको यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, इस सारे फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। मेरा एक्सेलरेशन 0 है, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहां जो नेट एफ आ रहा होगा, एफ नेट जो भी आ रहा होगा, उसको मैं बराबर कर दूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, mv²/r के बराबर कर दूंगा, और देख लूंगा वहां पे कि वेलोसिटी क्या है, ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, देख लो यहां, नॉन इनर्शियल फ्रेम। फ्रेम क्या होता है बच्चों, जहां ऑब्जर्वर खड़ा है। इनर्शियल फ्रेम मतलब जहां ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है, जहां पे एक्सेलरेशन 0 है। नॉन इनर्शियल फ्रेम जहां पे एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू है, मतलब ऑब्जर्वर का भी कुछ खुद का एक्सेलरेशन है। ऑब्जर्वर जो है किसी एक्सेलरेशन फ्रेम में है, वैसे फ्रेम को बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब जब नॉन इनर्शियल फ्रेम की कहानी आएगी तो उसके लिए अलग कहानी है। या तो आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से, एक मेथड तो ये हुआ, दूसरा मेथड समझा रहा हूं नॉन इनर्शियल फ्रेम का, फ्रेम चेंज कर रहा हूं मैं। ये तो आप समझ गए कि बच्चों कि कैसे निकालना है आपको। अब इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये सेकेंड मेथड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ये आपका हाथ था, ये स्टोन था, स्टोन को आपने घुमाना शुरू किया सर्कुलर मोशन में, तो ये टी जो लग रहा है बच्चों, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं, यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है जिसका एक्सेलरेशन 0 है, यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, इस टी को बराबर कर देगा सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा, टी इज इक्वल टू mv²/r कर देगा। एक मेथड यहां से सॉल्व कर लेगा, टेंशन की वैल्यू निकाल लेगा, या फिर वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेगा, ठीक है। अब दूसरा मेथड कि अगर मैं इसको उठाकर इस स्टोन पे बैठा दूं, ऐसे बैठा दिया मैंने। अब इस पे जैसे ही मैंने बैठाया बच्चों, तो ऑब्जर्वर भी साथ में घूम रहा है, उसमें भी एक्सेलरेशन है, उसका भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है साथ साथ इसके वेलोसिटी के साथ। तो ऐसे फ्रेम को बोलेंगे बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम। जब ऑब्जर्वर मतलब फ्रेम जो है, फ्रेम बोल दो या ऑब्जर्वर बोल दो, का एक्सेलरेशन जो है नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तब कैसे सॉल्व करें। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये स्टोन इस बंदे को क्या मूव करता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा, हमेशा उसको रेस्ट में ही दिखेगा। अब ये जो बंदा है बच्चों, इसको हमेशा लगेगा ना कि ये बाहर की तरफ फेंका जा रहा है, ये बाहर की तरफ फेंका जा रहा है। जैसे कार में आप बैठते हो, किसी सर्कल में घूमने लगना कार से, तो आपको लगेगा कि आप बाहर की तरफ फेंके जा रहे हो। तो ये जो फोर्स यहां पे इसको एक फोर्स फील हो रहा है, वो फोर्स जो होगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये दूसरा मेथड है बच्चों। पहला मेथड मैंने बता दिया कि ऑब्जर्वर को यहां देख के और एफ नेट जो है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर देना। अब दूसरा मेथड है कि अगर ऑब्जर्वर को उठाकर इस पे रख दो, ऑब्जर्वर को उठा के इस पे रख दो, तो ऑब्जर्वर क्या फील करेगा कि ये बाहर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, इसको बाहर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स जो होगा बच्चों, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगेगा? जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा। जब भी ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाकर और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यहां मत समझना कि ये नया काइंड ऑफ फोर्स नहीं है, ये एक फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फोर्स है जिसकी वैल्यू होती है mv²/r, और इसका जो डायरेक्शन होता है बच्चों वो रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड लगाओगे, ठीक है, समझ में आया। तो बच्चों अभी मैं क्या करूंगा, यहां पे एक फोर्स लगा दिया mv²/r लगा दिया।
अब देखो, अब इसको ध्यान से देखो, मैंने यहां पे फोर्स लगाया, वहां पे फोर्स नहीं लगाया था, वहां पे एफ नेट जो था उसको mv स्क्वायर के बराबर किया था, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर किया था। यहां पे आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, न्यू काइंड ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होते हैं बच्चों, उसके बारे में नोट कर लो। फर्स्ट, ये हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगते हैं, फ्रेम में लगते हैं। सेकेंड, ये एक न्यू काइंड ऑफ फोर्स है। वहां मैंने क्या बोला था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई न्यू काइंड ऑफ फोर्स नहीं है, ये न्यू काइंड ऑफ फोर्स है, थर्ड, ये एक सीडो फोर्स है। सीडो फोर्स मतलब नॉट रियल फोर्स, अनरियल फोर्स जो होते हैं, रियल नहीं है ये फोर्स, ठीक है। सीडो फोर्स का कंसेप्ट मैं एक वीडियो बनाऊंगा नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम पे, उसमें मैं अच्छे से समझा दूंगा बच्चों। अभी बस इतना ही समझ लो कि इसको हमेशा लगेगा कि ये बाहर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ फेंका जा रहा है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे लगाना है, यहाँ लगाना है, ठीक है। अब देखो, अब इसको देखो, यहाँ पे इधर टी लग रहा है, इधर टी लग रहा है, इधर mv स्क्वायर बाई आर लग रहा है। तो t इजकल टू mv स्क्वायर बाई आर निकल गया। अगर इस ऑब्जर्वर को यहां से हटाएंगे, यहां से हटाएंगे और इसको नीचे की तरफ रख दिए यहां, अब बताओ, दूसरे मेथड से देख रहे हैं, सेंट्रीपिटल वाले से, तो यहां से देख रहे हैं बच्चों, तो यहां एफ नेट क्या आ रहा है टुवर्ड सेंटर, एफ नेट क्या आ रहा है? वो टी आ रहा है, और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो एफ नेट को किसके बराबर लिखते हैं? mv स्क्वायर बाई आर के बराबर लिखते हैं, और ये टी हो जाता है। तो देखो दोनों सेम आ गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का दो अलग मेथड है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आ गया बच्चों। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगाना है? जब नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, यानी जब जैसे कार है, यहां पे कार है, सपोज यहां पे ये सेंटर है, यहां कार है। अब कार में कोई बंदा बैठा हुआ है, कार चला रहा है, ऐसे v वेलोसिटी से चला रहा है, तो ये हमेशा जब भी सर्कल में घूमेगा बच्चों, तो इसको हमेशा लगेगा कि बाहर की तरफ फेंका जा रहा है। तो बाहर की तरफ क्या फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर, बिकॉज ऑब्जर्वर कहां है? कार के अंदर है, और ये इधर mv स्क्वायर बाई आर लग रहा है, इसलिए ये बाहर की तरफ फेंका जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों कि ये बाहर की तरफ जा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अंदर की तरफ तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे। यहाँ फिर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, फिर ये सब पढ़ेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया बच्चों? किसको हमेशा फील होता है कि ये बाहर की तरफ फेंका जा रहा है, तो वो फोर्स कौन सा है? mv स्क्वायर बाई आर है। तो यहाँ mv स्क्वायर बाई आर लगाना है, ठीक है। ये बाहर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लगने लगता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? अपोजिट रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो ये जैसे बाहर की तरफ फील करेगा फेंकने की तरफ, तभी फ्रिक्शन फोर्स इधर लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, एफ सी इजकल टू mv स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, और ये बाहर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे। तो अभी समझ गए बच्चों कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सीडो फोर्स होता है, नॉट रियल फोर्स। ये एक न्यू काइंड ऑफ फोर्स है, ये लगाना पड़ेगा आपको, सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। न्यू काइंड ऑफ फोर्स का कहने का मतलब है बच्चों कि ये फोर्स को लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोई नया फोर्स नहीं है, न्यू काइंड ऑफ फोर्स का मतलब है कि इसको लगाना पड़ेगा आपको, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। सेंट्रीपिटल फोर्स को कहां यूज करते हैं? इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। ये दोनों बात को ध्यान रखना। अब बच्चों देखते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, अब ये बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? तो बच्चों जब हाईवे पे आप जा रहे हो तो देखोगे टर्निंग के पास, कि टर्निंग के पास रोड जो होता है फ्लैट से थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाता है, रोड टिल्ट हो जाता है। क्यों? ऐसे हाईवे पे चल रहे हो, जैसे ही कोई टर्निंग आएगा तो रोड ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा टर्निंग पे, और फिर फ्लैट हो जाएगा। तो ये जो टिल्ट होता है, रोड को ऐसा बनाया जाता है टिल्ट करके, रोड ऐसे हो जाता है, रोड ऐसे हो जाता है, ऐसे, और ये कार ऐसे चल रही है आगे की तरफ, टर्निंग पे ऐसा हो जाता है। तो ऐसा क्यों बनाया जाता है? इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो इसको समझते हैं कि इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। रोड फ्लैट होता तो क्या हो जाता, ये सारी चीजों को यहां पे डिस्कस करेंगे। सपोज ये रोड है, ठीक है, यहां पे कार ऐसे टर्न कर रही है, ये टर्निंग पॉइंट है, यहां पे रेडियस आर है, यहां टर्न कर रही है, v वेलोसिटी से टर्न कर रही है। अब बच्चों सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इनर्शियल फ्रेम में बनाओ या नॉन इनर्शियल फ्रेम में बनाओ। तो मैं यहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम यूज कर रहा हूं।
नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो बच्चों जब नॉन इनर्शियल फ्रेम लगाएंगे तो यहां पे जो बंदा बैठा हुआ है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ जाएगा। ऑब्जर्वर यही है, तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये बाहर की तरफ जा रहा है। टर्निंग पे देखते हो आप, बाहर की तरफ फील करते हो, तो यहां फॉर्म होगा एक फोर्स, दैट इज mv²/r, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, इसको मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं। ये कार है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये फोर्स लगा mv²/r इधर। अब बच्चों जैसे ही इधर कोई फोर्स लगेगा, जैसे ही कोई इधर फोर्स लगेगा तो इसमें मोशन की टेंडेंसी आएगी। तो जब मोशन की टेंडेंसी आती है तो फ्रिक्शनल फोर्स आता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन आएगी तो फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे लगना शुरू हो जाएगा इस तरफ, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो इधर लगने लगा बच्चों फ्रिक्शन फोर्स। अब बच्चों mv² इस तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स जो होते हैं वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। इसका क्या मतलब है कि वो अपने को सेल्फ एडजस्ट कर सकते हैं, वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे mv²/r बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। फिर एक टाइम आएगा बच्चों कि इसका ये अपने लिमिट तक पहुंच जाएगा, फिर mv²/r अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो कार बाहर की तरफ जाने लगेगी। ठीक है, ये अपने आप को एडजस्ट करेगा, तब तक एडजस्ट करेगा जब तक वो अपने मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंच जाएगा। फिर एक टाइम आएगा कि जब इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी तो ये निकल जाएगा। अब इसकी वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब इसका v बढ़ाओगे, वेलोसिटी जब बढ़ाओगे, इस टर्म को देखो mv²/r, जब v की वैल्यू बढ़ेगी तो mv²r की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, यानी यहां पे एक सेफ वेलोसिटी होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां तक वेलोसिटी सेफ है। उससे ऊपर वेलोसिटी करोगे तो mv²/r की वैल्यू बढ़ जाएगी और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको रोक नहीं पाएगा और फिर वो बाहर जाने लगेगा। समझ में आ रही है कहानी? तो वो कौन सा वेलोसिटी है बच्चों जहां तक सेफ है, जहां तक फ्रिक्शन फोर्स तुमको बचा लेगा? निकालते हैं उसको। इसका मतलब है बच्चों कि जहां पे फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन mv²/r हो या इक्वल टू हो, यहां तक बचा लेगा। जहां पे फ्रिक्शन फोर्स इससे हमेशा बड़ा रहे या फिर उसके बराबर हो जाए। अगर mv²/r ज्यादा हो गया तो नहीं बचा पाएगा, यही कंडीशन है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा बच्चों? μn ग्रेटर देन mv²/r। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स यही होगा। n क्या है बच्चों? n mg के बराबर है। देखो n = mg, क्योंकि इसका ऊपर और नीचे की तरफ मोशन नहीं हो रहा है। फिजिक्स की नजर से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो n और mg जो है वो बराबर है। ठीक है, तो n को क्या मैं लिख सकता हूं? μmg इज ग्रेटर देन mv²/r। m कट गया। अब v की वैल्यू निकालना बच्चों, तो v शुड बी लेस देन इक्वल टू √μgr। मतलब v की वैल्यू हमेशा √μgr से छोटी होनी चाहिए। अब यहां पे देखो, इससे छोटी होगी, अगर v की वेलोसिटी इससे छोटी होगी तब तक हम बचे रहेंगे। जहां v की वैल्यू इससे ज्यादा बढ़ाया तो mv²/r ज्यादा हो जाएगा और फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा और ये बाहर चला जाएगा और सेफ नहीं है। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज आती है बच्चों, जैसे ही ये बाहर जाने लगेगा तो r की वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लिया सपोज ये बाहर जाने लगा है, mv²/r की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, तो ये बाहर जाना शुरू कर देगा। जैसे ही ये बाहर जाने लगा तो ये r का जो वैल्यू है, ये r यहां तक है, ये r फिर बढ़ जाएगा। सपोज यहां पे पहुंच गया, ठीक है, तो r देखो इंक्रीज कर गया। r इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, तो फ्रिक्शन उसको रोक लेगा। इसे थोड़ा सा स्किड करके हो सकता है रुक जाए। समझ में आ रही है बात? फिर एक और चीज देखो, v की वैल्यू लेस देन μgr होना चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है बच्चों? μn है, यही है फ्रिक्शन फोर्स। म्यू की वैल्यू कब बढ़ेगी?
जब टायर का ग्रेटिंग, उसमें डिविजन्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे उसमें, तो ग्रेटिंग्स अच्छे होने से बच्चों फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगने से हम स्किड कम करेंगे। ठीक है, तो टायर भी अच्छे होने चाहिए तब हम सेफ रहेंगे, वेलोसिटी कम होनी चाहिए तब हम सेफ रहेंगे। ठीक है, तो ये यहां से निकल कर आया। या फिर आर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये जो टर्निंग है ये बहुत शार्प टर्न नहीं होना चाहिए, ये टर्निंग जो है ये बहुत शार्प रहेगा तो आर छोटा होगा, अगर लॉन्ग टर्न है तो आर जो होगा वो बड़ा होगा। तो अगर लॉन्ग टर्न है, शार्प टर्न के पास हमें ज्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आर की वैल्यू कम होती है, आर की वैल्यू कम होगी तो ये पूरी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जहां पे शार्प टर्न नहीं है वहां पे हम ज्यादा सेफ हैं, जहां पे लॉन्ग टर्न है, आराम से टर्न हो रहा है, वहां पे हम सेफ हैं। फिर आपके गाड़ी के जो चक्के होते हैं उसके ग्रेटिंग्स अच्छे होने चाहिए और वेलोसिटी कम होनी चाहिए, तब हम सेफ हैं। समझ में आया? अब बच्चों यहां पे थोड़ी सी कंडीशन मैं चेंज करता हूं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पे रेनी सीजन हो गया, यहां पे बारिश हो गई, बारिश हो गई। अब बारिश होगी तो हमारे पास जो निकल कर आया था कि v शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर, यही निकल के आया था। जब बच्चों बारिश होगी तो यहां पे सरफेस का जो म्यू होगा वो कम हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगा। जब स्लिपरी हो जाएगा तब कैसे इसको रोकोगे? फ्रिक्शन फोर्स तो कम हो गई, म्यू कम हो गई तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो गई, फ्रिक्शन फोर्स कम हो गई तो शार्प टर्न पे अनसेफ हो जाएगा, शार्प टर्न पे बहुत अनसेफ हो जाएगा। तब क्या करें? तब आया बैंकिंग ऑफ रोड, कि कुछ ऐसा मेथड लगाते हैं कि जिससे गाड़ी सेफ रहे, शार्प टर्न पे भी सेफ रहे। तो कैसे करें? तो देखते हैं इसको। अब बच्चों रोड को ऐसा बना दिया, थोड़ा बैंक कर दिया ये थीटा एंगल से। ठीक है, ये कार है आपकी, अब mg ऐसे लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल जो होगा बच्चों वो ऐसे लग रहा है। क्लियर है? ये एंगल हो गया थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। यहां पे mv स्क्वायर बाई आर टर्निंग पे ऐसा हो रहा है। क्लियर है? अब बच्चों अभी कंडीशन ले रहे हैं कि सरफेस जो है वो पूरी तरह स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है। कंडीशन क्या ले रहे हैं हम? कंडीशन ले रहे हैं कि सरफेस को स्मूथ बना दिया। अब स्मूथ बनाने के बाद बैंकिंग ऑफ रोड कैसे इंपॉर्टेंट हुआ ये समझो। तो बच्चों ये क्या होगा? कंपोनेंट n साइन थीटा होगा, ये देखो ये n कॉस थीटा होगा और ये n साइन थीटा होगा। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं n साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, और यहां क्या लिख सकता हूं? एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा लिख सकता हूं बच्चों। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? देखो इसको इससे डिवाइड कर दो, ऐसे करो n साइन थीटा अपॉन n कॉस थीटा, तो एम बी स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी हो जाएगा, इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी। तो एम कट गया, सो tan थीटा आ गया बच्चों v स्क्वायर अपॉन आर। कब? जब सरफेस स्मूथ है, जब सरफेस स्मूथ है तब। अभी फ्रिक्शन फोर्स यहां नहीं आया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब यहां पे देखो बच्चों बैंकिंग करने से क्या हुआ कि ये नॉर्मल फोर्स जो था पहले सपोर्ट नहीं कर रहा था, पहले केवल फ्रिक्शन फोर्स ही एम बी स्क्वायर आर बाई को सपोर्ट कर रहा था, मतलब उसके अपोजिट लग के उसको रोक रहा था। अभी बैंकिंग करने से क्या हुआ कि नॉर्मल फोर्स जो है वो सपोर्ट में आ गया। तो बच्चों यहां पे नॉर्मल फोर्स जो है वो सपोर्ट में आ गया एम वी स्क्वायर बाई आर के। अब फ्रिक्शन को लाते हैं, देखो फ्रिक्शन आएगा यहां पे। तो सपोज इसकी टेंडेंसी बच्चों, ये सर्कुलर मोशन है ऐसे, यहां आर, ये सर्कुलर मोशन है ऐसे घूम रही है गाड़ी, ऐसे घूम रही है ऐसे। ठीक है, अब ये जैसे ही घूमना चाहेगा और अगर कंडीशन ऐसा होता है कि ये बाहर की तरफ स्किड कर रहा है, बाहर की तरफ स्किड कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स तुरंत इस तरफ लग जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा तो उसका जो ये थीटा होगा ये भी थीटा होगा, तो एफ का
कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, सॉरी एन साइन थीटा, ये देखो इधर की तरफ एन साइन थीटा प्लस ये बाहर की तरफ स्किड कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगने लगेगा सरफेस पे इस तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स का कॉस कंपोनेंट एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू इस तरफ कौन सा फोर्स है, mv स्क्वायर बाई आर। तो देखो यहां फ्रिक्शन फोर्स ने सपोर्ट कर दिया नॉर्मल को, जैसे ही ये बाहर की तरफ जा रहा था। जब ये अंदर की तरफ स्किड करने लगा तब क्या होगा, तब फ्रिक्शन फोर्स इधर लगने लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगने लगेगा तो क्या होगा, एन साइन थीटा इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाई आर, उधर की तरफ ही है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये थीटा हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चों। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर बन जाएगा कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या कर रहे हैं, फिर ये कैसे इक्वेट करते हैं इक्वेशन, ये सब आपको आना चाहिए। अब पढ़ते हैं बच्चों वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कल में कैसे मोशन हो रहा है। ठीक है, सपोज ये एक बॉब है ऐसे, ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। दिस इज पॉइंट ए, इसको ले लो पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। सेंटर में ले लेते हैं इसको। ये बच्चों सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब ये जो बॉब है, ये बॉब, ये एक धागे से कनेक्टेड है सेंटर से। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, ऐसे कर रहा है सर्कुलर मोशन। ठीक है, ऐसे घूम रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो यहां देखो इसका मास अगर m है, मास m है, तो होता क्या है, मैंने यहां पे थोड़ी सी वेलोसिटी इसको दी टन, तो ये क्या होगा बच्चों, ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा वापस। ठीक है, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। थोड़ा सा और वेलोसिटी दिया, फिर थोड़ा और ऊपर गया, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर थोड़ा सा और वेलोसिटी दिया, तो ये यहां पे पहुंचेगा पॉइंट बी पे, फिर वहां पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज ऐसे कंडीशन में किसी ये पॉइंट पे हम ले रहे हैं इसका, तो इसका मास m है तो नीचे लगेगा mg, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर है, ये धागे से कनेक्टेड है तो ये टेंशन T होगा। ठीक है बच्चों, ऐसा होगा। ये यहां से हमने कोई वेलोसिटी दिया va, तो ये यहां पे पहुंचा, तो हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं सारी चीजों को। तो यहां कैलकुलेट करो, तो ये देखो ये सर्कुलर मोशन जो हो रहा है, यहां पे अगर हम बैठा देते हैं ऑब्जर्वर को कहां बैठा रहे हैं, इस बॉब पे, तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं बच्चों, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर यहां पे बैठ गया, ऑब्जर्वर क्या देखेगा बच्चों की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां लग रहा है, mb स्क्वायर बाई आर रेडियस ले लो, इसका रेडियस जो है r है, ये लेंथ। अब बच्चों यहां पे इक्वेशन देखते हैं, तो T इज इक्वल टू, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, T इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाई आर प्लस mg कॉस थीटा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, T देखो इधर है, mb स्क्वायर बाई इधर है, mg इधर है, तो mg का कंपोनेंट इधर लिख लेते हैं, तो mb स्क्वायर बाई आर प्लस mg कॉस थीटा इज इक्वल टू T हो गया। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया। अब यहां पे एक चीज नोटिस करो बच्चों कि अगर थीटा 0 से 90 की तरफ जाता है, 0 से 90 मतलब यहां से यहां तक जाता है, सपोज, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो T तो हमेशा पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि M पॉजिटिव है, R पॉजिटिव है, V जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, V स्क्वायर पॉजिटिव। तो बच्चों T इज ऑलवेज पॉजिटिव, T इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बिटवीन 0 to 90। अब बच्चों एक चीज तो पता चल गया कि टेंशन जो है हमेशा पॉजिटिव है A से B के बीच में। ठीक है,
थीटा जब 0 से 90 जा रहा है तो ए से बी के बीच में जो टेंशन है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो पता चल गया। अब सेकंड चीज, एक चीज और देखो कि जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो कॉस थीटा क्या होगा, 1 होगा, तो ये वैल्यू mg होगी, मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे थीटा जो होगा वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी कम होती जाएगी। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 0 इज 1, कॉस 90 इज 0, ठीक है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 0 से 90 जाती जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, 1 से 0 जाएगी, तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब टेंशन जो है वो कम होने लगेगा। यहां पे जो टेंशन है, यहां पे जो टेंशन होगा वो टेंशन इससे कम होगा, मतलब टेंशन एट बी इज ऑलवेज लेस देन टेंशन एट ए, ठीक है। टेंशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, समझते जाओ, एक एक पॉइंट को समझते जाओ कि टेंशन यहां से ए से बी जाते जाते कम हो रहा है। यहां तक समझ में आया बच्चों? अब बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पे कौन सी VA की वैल्यू दी जाए, VA की कौन सी वैल्यू दी जाए कि ये B तक पहुंच जाए, VA की कौन सी वैल्यू दी जाए कि B तक पहुंच जाए, ऐसी कौन सी वैल्यू दी जाए? तो देखते हैं। सपोज ये B पे है, यहां पे पहुंच गया है, यहां पे पहुंच गया है, ठीक है, तो ये mg लग रहा है, ये mv²/r लग रहा है और ये टेंशन लग रहा है। क्लियर है बच्चों? यहां पे फॉर्मूला अभी आया था T इक्वल टू बच्चों mv²/r हो जाएगा, हो जाएगा। देखो यहां से या फिर यहां से देख लेते हैं। यहां T क्या आया था बच्चों? T आया था mv²/r प्लस mg cos थीटा, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो ये पार्टिकल बी पे पहुंच जाएगा, ये बॉब जो है ये बी पे पहुंच जाएगा। तो थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी बच्चों तो ये पूरा टर्म जो होगा वो 0 हो जाएगा, cos 90 0 होता है, तो T इक्वल टू mv²/r हो जाएगा, जो यहां से दिख रहा है, ठीक है। अब बच्चों हमें निकालना है कि यहां पे कौन सी मिनिमम वेलोसिटी हो जिससे ये बी पे पहुंच जाए। तो बी पे पहुंचा तो उस समय वेलोसिटी इसकी 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर यहां पे भी वेलोसिटी रहेगी और टेंशन तो ऑलरेडी है, मैंने दिखाया अभी कि T जो है mv²/r के बराबर है, टेंशन तो ऑलरेडी है यहां पे, तो टेंशन यहां पे है और वेलोसिटी भी यहां पे है, तो ये तो सर्कुलर मोशन कर जाएगा आगे की तरफ। तो यहां पे वेलोसिटी इसका 0 होना चाहिए, तभी ये, क्योंकि वेलोसिटी यहां से जैसे जैसे ऊपर जा रहा है बच्चों गिरता जा रहा है, टेंशन भी गिर रहा है और वेलोसिटी भी कम हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी यहां पे कम होते 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 यहां पे 0 हो जाना चाहिए। तो क्या यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं? अब एक चीज नोटिस करो, यहां पे कौन कौन से फोर्स हैं? यहां पे फोर्स है टेंशन, टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, हर जगह वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है टेंशन। देखो यहां भी जो टेंशन है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है फोर्स, तो वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा? 0, ठीक है। वर्क डन बाय टेंशन जो हो गया बच्चों, वर्क डन बाय टेंशन हो गया 0। फ्रिक्शन फोर्स है नहीं यहां पे। दूसरा फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो जहां कंजर्वेटिव फोर्स होता है वहां पे हम लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहां लगा सकते हैं, तो लिख सकते हैं ui प्लस के आई इक्वल टू uf प्लस के एफ। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या है? हाफ m va²। चलो अब यहां पे देखते हैं, यहां पे तो v0 करना पड़ेगा तभी यहीं पे पहुंचेगा, नहीं तो इसके आगे पहुंच जाएगा। अगर v0 नहीं हुआ तो इसके आगे पहुंच जाएगा, क्योंकि यहां पे टेंशन भी है जो सर्कुलर मोशन करा रहा है, तो आगे पहुंच जाएगा। तो यहां पे v0 करना पड़ेगा। तो यहां पे बच्चों काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो यहां से यहां तक जब पहुंचा तो r डिस्टेंस ही गया ऊपर गया, तो यहां पे mgr पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। एक्चुअली बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितना चेंज हुआ? यहां से 0 से यहां पे mgr हो गया, क्योंकि r डिस्टेंस ही ऊपर गया है। ये मत देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये देखते हैं r, तो mgr हो गया। तो यहां से va कितना आ गया बच्चों? mm कट गया, √2gr। अगर va की वैल्यू यहां पे √2gr है तो वो b पर जाएगा और फिर वहां से लौट आएगा, ठीक है। अब चलो आगे का कंडीशन देख लेते हैं। अगर ये C पे पहुंचा, C पे यहां,
तो यहां पे ऐसी कौन सी वेलोसिटी मैं दूं कि वो सी पे पहुंच जाए, यहां से ऐसा दूं कि ये यहां पे जाए, ऊपर जाता चला जाए। अगर मैं यहां 2gr से ज्यादा की वेलोसिटी दूंगा बच्चों तो डेफिनेटली है ये इसके आगे बढ़ेगा, ठीक है, देता जाऊंगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। यहां पे कोई ऐसी मिनिमम वेलोसिटी मैं दूंगा जिससे ये ए से सी तक पहुंच जाए। अब देखो सी पे पहुंचेगा तो एक अलग कहानी होगी, उसको भी समझो। ये सी है, अब सी पे पहुंचेगा बच्चों तो यहां पे टेंशन जीरो भी हो सकता है और नहीं भी जीरो हो सकता है, ठीक है। अब मैं एक चीज बताओ, यहां पे अगर टेंशन जीरो होता है तो इसका क्या मतलब है? टेंशन जीरो होता है इसका मतलब है बच्चों वही चीज हुई जैसे स्ट्रिंग को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा था बहुत तेज और छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया मतलब उसका टेंशन जीरो कर दिया, तो उसमें अगर वेलोसिटी है तो वो वहां से प्रोजेक्टाइल करता हुआ पैराबोलिक पाथ पे निकल जाएगा। व्हेन t इज इक्वल टू 0 इसका मतलब है कि स्ट्रिंग स्लैक हो गया, स्ट्रिंग इज स्लैक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि पार्टिकल विल फॉलो प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि बच्चों यहां पे तो कोई फोर्स लगा ही नहीं, सपोज यहां पे पहुंचा, यहां पे आके इसका स्ट्रिंग जो है टेंशन यहां पे सपोज जीरो हो गया, सपोज मान लो यहां जीरो हो गया, तो यहां जब जीरो होगा बच्चों तो ये क्या होगा, यहां पे वेलोसिटी तो है इसके पास, अब यहां पे कोई यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, जिसके चलते क्या होगा, यहां पे वेलोसिटी है तो अब ये फ्री हो गया, फ्री होते ही इसके पास अगर ये वेलोसिटी है तो ऐसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ चला आएगा, ठीक है। तो विल फॉलो प्रोजेक्टाइल मोशन और पैराबोलिक पाथ, ठीक है। ये बात समझ में आया, मिटा दो। तो जब भी t जीरो होगा बच्चों तो स्ट्रिंग वहां से सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा और पैराबोलिक पाथ कवर कर लेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब बच्चों यहां पे एक जनरल कंडीशन निकालते हैं, ठीक है, टेंशन के लिए, कि यहां पे जब पहुंचेगा, सपोज यहां से ये फाई एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, तो यहां पे टेंशन क्या होगा, तो टेंशन यहां पे टी है बच्चों, ठीक है, ये mg हो गया, अगर ये फाई है तो दिस इज ऑल्सो फाई। अब यहां पे और कोई फोर्स लग रहा है, देख लो, नहीं लग रहा है, नॉन यूनिवर्सल फैमिली है तो यहां पे mb स्क्वायर बाई आर, mb स्क्वायर बाई आर। अब यहां पे लिखना शुरू करो इक्वेशन, तो t प्लस mg cos फाई इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। अब बच्चों t इज इक्वल टू आया mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg cos फाई, ये क्या आया, जनरल टर्म आया, ठीक है। मैंने कोई जनरल टर्म निकाला 90 से 180 के बीच में, ठीक है, b से c के बीच में निकाला, ठीक है। a से b के बीच में क्या हो रहा था बच्चों, टेंशन क्या आया था mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg cos थीटा। बट यहां पे भी हमने देखा बच्चों t इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg cos थीटा, ये आया था a से b के बीच में। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, 0 से 90 जा रहा है, वैसे वैसे t का वैल्यू कम हो रहा है, टेंशन कम हो रहा है। मतलब यहां से वेलोसिटी जब ऊपर की तरफ जाएगा तब भी कम होगा और टेंशन भी कम होगा। जब b से ऊपर जाने लगा तो देखो यहां माइनस का टर्म है, देखो यहां पे माइनस का टर्म है, तो माइनस का टर्म है बच्चों, तो टेंशन जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब वो कम हो रहा है, टेंशन जो है धीरे 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 कम हो रहा है ऐसे, और वेलोसिटी भी कम हो रही है धीरे 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 धीरे, यही चल रहा है। अब बच्चों कहीं ऐसा टाइम आया कि कहीं किसी पॉइंट पे, सपोज यही पॉइंट है, इसी पॉइंट पे जाके टेंशन जीरो हो गया, टेंशन जीरो होते ही समझ जाओ वो फ्री हो गया, ये जो बॉब है ये फ्री हो गया, फ्री होते ही ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर जाएगा, क्योंकि इसके पास तो वेलोसिटी है, टेंशन जीरो हो गया है। अब बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पे मिनिमम वेलोसिटी में कौन सा दूं, va की वैल्यू कौन सा दूं कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाए। अब इसके लिए कंडीशन सोचना, कंसेप्ट, यहां पे अगर मिनिमम वेलोसिटी मैंने ऐसा दिया बच्चों जिससे वो c पे पहुंच जाए और c पे जाके टेंशन लूज कर जाए, ज्यादा तो कुछ भी दे सकता हूं, ज्यादा दूंगा तो ये तो पूरा घूम जाएगा, लेकिन मिनिमम ऐसा दूं कि c पे जाके उसका टेंशन जीरो हो। कहां जीरो हो उसका बच्चों, c पे जाके उसका टेंशन जीरो हो, और टेंशन जीरो जैसे ही यहां पे होगा तो यहां तो वेलोसिटी है ही,
यहां वेलोसिटी है ये, और ये वेलोसिटी क्या करेगी, इसको इनर्शिया के चलते थोड़ा सा आगे ले जाएगी, और जैसे ही इसको आगे ले जाएगी फिर से वो टेंशन गेन कर जाएगा और ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई बात? यहां पे मिनिमम वेलोसिटी मैं कौन सा दूं कि वो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, वो सी पे डिपेंड करेगा। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम तो यहां कुछ भी दूंगा तो ये घूम जाएगा पूरा, ठीक है, मिनिमम की बात कर रहा हूं। तो मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम ऐसी वेलोसिटी देता हूं जिससे सी पर जाकर वेलोसिटी कुछ हो बट टेंशन जीरो हो जाए, टेंशन को जीरो कर देना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, मिनिमम वेलोसिटी के लिए टेंशन को जीरो कर दिया, टेंशन टी इक्वल टू जीरो हो या टी से ज्यादा होगा तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। मिनिमम कौन सा होगा बच्चों, जब जीरो होगा तब, और टी जब ज्यादा होगा जीरो से तब तो कर ही जाएगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। जीरो जब होगा तो यहां पे वेलोसिटी तो होगी ही, और वो वेलोसिटी थोड़ी सी इनर्शिया देगी जिससे वो आगे की तरफ मूव करके, और फिर टेंशन जैसे ही आगे बढ़ेगा टेंशन आ जाएगा, टेंशन आते ही सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा। ये जो टेंशन है बच्चों यही तो करा रहा है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये कंडीशन हुआ, तो इसको यहां पे लगा दिया बच्चों हमने, mv² r माइनस mg cos फाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो पे मिनिमम वाला केस है, और ग्रेटर देन जीरो पे ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे आ गया बच्चों mv² r ग्रेटर देन इक्वल टू mg cos फाई, m से m कट गया, v ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट gr cos फाई, ठीक है। ये हुई वेलोसिटी फाई के साथ। अब बच्चों यहां पे जो फाई की वैल्यू है फॉर सी के लिए हम निकाल रहे हैं कि सी पे मिनिमम वेलोसिटी यहां पे कौन सा रखें कि सी को क्रॉस कर जाए टेंशन जीरो के साथ, ठीक है। तो फाई क्या है बच्चों, जीरो, फाई इक्वल टू जीरो। सी के लिए क्या है, फाई जीरो है, देखो ये एंगल सी के लिए जीरो है, तो v की जो वैल्यू होगी यहां पे मिनिमम वैल्यू, ये v निकाल रहे हैं। ये इक्वेशन कौन से v के लिए लिखे हैं, इस v के लिए लिखे हैं, mv² r माइनस mg cos फाई, यही है ना mv² r, ये v c के लिए लिख रहे हैं तो ये वेलोसिटी हो गई। तो v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट gr। यहां पे जब वेलोसिटी अंडर रूट gr होगी तो वो थोड़ा सा आगे ड्राइव करेगी और फिर सर्कल को कंप्लीट कर देगी, क्योंकि बाद में टेंशन आ जाएगा, जैसे ही आगे मूव होगा टेंशन आ जाएगा और सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये वेलोसिटी होना चाहिए, यहां पे कौन सी वेलोसिटी लें कि यहां से ये ऊपर कम होता जाएगा, यहां पे जो भी हम वेलोसिटी लेंगे वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और यहां पे मिनिमम इतनी वेलोसिटी तो चाहिए ही बच्चों अंडर रूट gr की। तो निकाल लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, चलो निकालते हैं इसको। ui प्लस के आई इक्वल टू uf प्लस के एफ, ठीक है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ mva² इज इक्वल टू uf क्या है बच्चों, यहां पे ये r है एंड दिस इज r, 2r हो गया, तो यहां पे हो गया mg2r प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं यहां पे, तो यहां पे हो गया हाफ m v², तो v क्या है बच्चों, अंडर रूट gr। यहां की वेलोसिटी है बच्चों, टेंशन जब जीरो करेंगे तो यहां पे वेलोसिटी कौन सी आएगी वो निकाले थे हम लोग, तो यहां हो गया अंडर रूट gr का होल स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों हाफ m va² इज इक्वल टू ये gr हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया 5 mgr अपॉन 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, तो va इज इक्वल टू अंडर रूट 5gr। यहां पे हमें क्या पता चला कि va की वैल्यू अगर अंडर रूट 5gr रखेंगे तो क्या होगी कि धीरे धीरे कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और यहां पे जब पहुंचेगी तो अंडर रूट gr रहेगी वेलोसिटी, बट टेंशन जीरो हो जाएगा यहां पे, और टेंशन जीरो हो जाएगा तो अंडर रूट gr जो वेलोसिटी है वो ड्राइव करेगा थोड़ा सा आगे, और फिर ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्कल को कंप्लीट होने के लिए मिनिमम वेलोसिटी ये चाहिए अंडर रूट 5gr, इससे ऊपर रखोगे तब तो कंप्लीट हो ही जाएगा, बट मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट 5gr रखना पड़ेगा। अगर बी तक पहुंचाना है तो अंडर रूट 2gr जो अभी हमने निकाला था वो रखना पड़ेगा, मिनिमम वेलोसिटी बी पे गया और फिर वहां से वापस आ गया।
तो पूरे सर्कल को एक कंप्लीट करने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए बच्चों? मिनिमम वेलोसिटी क्या चाहिए? √5gr। क्या हो रहा था? क्या रहा था कि √5gr जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा था, टेंशन भी कम हो रहा था, तो कम होते 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 वेलोसिटी कम होकर √gr पहुंचा। यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, √gr पहुंचा और टेंशन जो है वो 0 हो गया। टेंशन जो है यहाँ पे 0 हो गया। अब कैसे सर्कल बनेगा? अगर यहाँ पे टेंशन 0 हो गया तो सर्कल कैसे बनेगा? तो ये वेलोसिटी थोड़ा सा आगे इसको ड्राइव करेगी इनर्शिया प्रॉपर्टी से, तो ये ड्राइव जैसे ही थोड़ा सा आगे की फिर से टेंशन गेन कर गया और फिर सर्कल कंप्लीट हो गया। तो ये सर्कल कंप्लीट होने की कंडीशन है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट क्या मैंने ट्राई किया है कि फुल जेईई और नीट लेवल का जो थ्योरी है कंप्लीट करूँ। तो पढ़ाई करते रहो दिल लगा के। जय हिंद।